चैप्टर 8 देख रहे हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कुछ सेलिएंट पॉइंट देखेंगे, फीचर देखेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी एक दूसरे को आपस में खींचती है, अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो कुछ क्लासेस है हमारी जिसके बीच दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अलग अलग इंटरेक्शन होता है। तो वो क्लासेस कौन कौन सी है, उसमें से एक आपका ग्रेविटेशन फोर्स भी है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मासेस m1 और m2 या दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप, अगर वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है या d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर से। इसको कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो यहां पर कैपिटल G इज इक्वल टू कर दिया जाए, कैपिटल G एक कांस्टेंट यहां पर लगाया जाएगा जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि m1 और m2 के बीच में दूरी r है, इसमें जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स वो है कैपिटल G m1 m2 r बाय r स्क्वायर। ये कैपिटल G की संख्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और पूरे यूनिवर्स में ये समान रहता है। चाहे कोई भी नेचर हो, साइज हो बॉडी का, या कोई माध्यम इनके बीच में कोई भी माध्यम हो, इससे ये इंडिपेंडेंट है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। डायमेंशनल फार्मूला जी का m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये -1, 3 और -2 इसके डिमेंशंस हुए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के। पहली चीज तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, साथ में कंजर्वेटिव फोर्स भी है। सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये नेचर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर इसे कंपेयर करें तो 10 की पावर 36 टाइम्स स्मॉलर है, 10 की पावर 18 टाइम्स स्मॉलर है अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो। जो भी बॉडीज हैं, कोई भी साइज है, शेप है, पोजीशन है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पर एप्लीकेबल है, यहां पर लगेगा। आपने ये देखा होगा या ये सुना होगा कि जैसे कोई भी प्लैनेट है उसके अराउंड उसका सैटेलाइट या बाकी दूसरे प्लैनेट चक्कर काटते हैं। जैसे सन के अराउंड अर्थ चक्कर काटता है, अर्थ के अराउंड मून चक्कर काटता है, तो उसको वो एनर्जी कहां से मिल रही है, उसको वो फोर्स कहां से मिल रहा है, कैसे वो घूम रहा है, घूमते चला जा रहा है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स से मिलता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है जिसके कारण ये ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, घूम रहा है ये इसके अराउंड, वो ग्रेविटेशन फोर्स के तहत आता है। जो ग्रेविटेशन पुल है अर्थ का, अगर हम हमारे पृथ्वी की बात करें तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो फोर्स ही है ना, तो यहां ये ग्रेविटेशन का जो किसी संख्या है या इसकी जो परिभाषा है वो न्यूटन लॉ से ही, थर्ड लॉ से गवर्न होगी। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्सेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। कुछ और चीजें अगर हम रिवाइज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कोई भी मीडियम हो बीच में उससे इंडिपेंडेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है, ये हम एक्सप्रेस करते हैं दो मासेस हो बीच में तो। और अगर कोई स्फेरिकल बॉडीज हो या ऐसी बॉडीज हो तो हम समझते हैं बड़ी बॉडी हो तो उसके सेंटर ऑफ मास में सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जब भी कोई बॉडी, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये बॉडी अर्थ की तरफ अगर गिरती है तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन आता है। वो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन जो होता है सेंटर ऑफ
अर्थ इस तरफ होता है। कुछ भी मास हो ये मास से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जी चाहे छोटा मास हो चाहे बड़ा मास हो दोनों पे समान लगता है। जी थोड़ी जगह के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है। जी का मान जो है एक्सेप्टेबल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कई बार कंप्यूटेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है। अगर इसको कंपेयर करें मून से, तो मून पे जाते ही ये g/6 हो जाएगा। अगर इसी को सन पे ले जाएं तो 27g हो जाएगा। ये अंतर है। अगर सबसे कम ग्रेविटी की बात करें तो कहां है? मर्क्यूरी पे सबसे कम है। जो रिलेशनशिप बनती है ग्रेविटी की जी की, वो है आपकी कैपिटल G m/r², जहां पर आप जो मास लेंगे वो मास ऑफ अर्थ होगा, जो 6 × 10⁻24 kg है। रेडियस 6400 किलोमीटर तकरीबन मानते हैं, अप्रॉक्स है 6.38 × 10⁻6 अगर इसको आप मीटर में लेना चाहें तो। अगर कोई एक बॉडी h डिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रही है तो जो GH है, ग्रेविटी एट h लगेगा, वो है कैपिटल G × m/r+h²। एक और इसका रिलेशनशिप है G × 1 - 2h/r। यहां पर h हाइट है, कैपिटल R जहां भी देखें आप, इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की बात हो रही है। G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास बॉडी का मास है। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को? सबसे पहले समझिएगा शेप ऑफ अर्थ। ग्रेविटी 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थ हमारा इलिप्टिकल शेप है, हम इसको सर्कल तो बना देते हैं ये, लेकिन ये इलिप्टिकल शेप है। इसका क्रस्ट भी बहुत कटा फटा है, यानी कि बिल्कुल राउंड शेप नहीं है। अगर और थोड़ा सा डीप में देखें तो जो पोल का डायमीटर है वो इक्वेटर के डायमीटर से, जो पोल का डायमीटर है यहां से यहां तक, वो 42 किलोमीटर कम है यहां से यहां तक डायमीटर के। अगर मैं इसको x बोलूं तो ये जो होगा वो x-42 होगा। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहां पर रखें तो वो सेंटर के 42 किलोमीटर करीब आ जाएगा। यहां पर x होगा तो x-42। तो इससे समझ सकते हैं आप कि अगर नॉर्थ पोल पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले जाएं उस पर ज्यादा ग्रेविटी लगेगी बनिस्बत कि उसको यहां रखें इक्वेटर पे, उसमें इसके कंपैरिजन में कम लगेगी। तो ग्रेविटी मिनिमम है, कम है इक्वेटर पे, और पोल पे क्योंकि 42 किलोमीटर आप ज्यादा करीब चले गए सेंटर के, ज्यादा लगती है। जो अर्थ का रोटेशन है, आप मान लीजिए कि अर्थ इस तरीके से रोटेट करता है, आपकी बॉडी इस तरफ है, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है यानी इक्वेटर है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आप देखिए कि अगर ये लैम्डा एंगल बना रहा है यहां पर इस जगह पे, अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आइडिया होगा तो ये भी एंगल्स होते हैं। एक एंगल जो होता है वो इक्वेटर के हिसाब से किस तरीके से जो प्लेन बन रहे हैं ऊपर की तरफ, उसको हम एक एंगल कहते हैं, और जो हमारे जो मेरिडियंस हैं उनसे जो एंगल बना रहा है वो अलग एंगल होते हैं। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। तो अगर इस को जरा सॉल्व करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है। मान लीजिए लैटिट्यूड लैम्डा है, अगर ओमेगा ये जो घूम रहा है आपका अर्थ, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और घूम रहा है मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो लैटिट्यूड अगर इस पॉइंट का लैम्डा है, लैटिट्यूड भी एंगल होता है, तो जी डैश जो इस पॉइंट पे होगा वो होगा g-r⍵² cos² लैम्डा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि बस इसको समझिए आप कि ये जो ऑब्जेक्ट है अभी यहां पर लैम्डा पे है, लैम्डा लैटिट्यूड पे, जब ये ऑब्जेक्ट यहां होगा या आप यहां पर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये लैम्डा 0 हो जाएगा, दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी। तो लैम्डा यहां पर 0 है जहां पर आप इक्वेटर पे है, और आप पोल पे गए तो ये लैम्डा इधर से इधर तक चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। लैम्डा विल बी 90 डिग्री एट पोल्स। तो यही संख्या अगर हम यहां पर देंगे, पोल्स पे लैम्डा 90 डिग्री है, इस जगह आप cos 90 रखेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, यानी कि जी डैश जी के बराबर होगा। यानी कि क्योंकि आप जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वहीं पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो रोटेशन के कारण जो इफेक्ट हो रहा है वो कुछ भी नहीं होगा, जी में कोई चेंज नहीं होगा।
लेकिन जैसे आप इस जगह पे आएंगे लैम्डा 0 हो जाएगा, लैम्डा 0 होते ही cos 0 1 होता है, इसका मतलब g डैश विल बी इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जो g है वो मिनिमम है इक्वेटर पे, राइट। इसका मतलब कि पोल्स पे तो g डैश g के बराबर होगा, लेकिन यहां से यहां तक आते हुए या यहां से यहां तक जाते हुए बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो इसके हिसाब से तब्दील होंगी। ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट है। ऑल्टीट्यूड का दो तरीके देखिए, एक आप यहां से ऊपर, एक आप सरफेस से ऊपर है, एक आप सरफेस के नीचे है। अगर आप इस h मानू और इसको d मानू तो किस तरीके से संख्या बनेगी। जो इफेक्ट है ऑल्टीट्यूड का, जो वैल्यू यहां पर ग्रेविटी की होगी किसी हाइट h पे, वो दी जाती है g डैश विल बी इक्वल टू g बाय 1 प्लस h बाय r स्क्वायर, r का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब g डिक्रीज करती है ऑल्टीट्यूड से, या आप ये कहें कि अगर मैं इसको दूर ले जाऊं ऑब्जेक्ट को तो ग्रेविटी कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, और पास ले जाऊं तो बढ़ेगी। जो इफेक्ट है डेप्थ का, अगर आप अंदर की बात करें, क्रस्ट से अंदर जा रहे हैं, तो जी डैश होगा g इंटू 1 माइनस एच बाय आर। इसका मतलब जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, यानी कि अगर सेंटर पे अगर आप आ गए, अगर मैं यहाँ पर h और r को बराबर रख दूं तो 1 माइनस ये दोनों कट जाएंगे, 1 माइनस 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये g इंटू 0 विल बी 0, जी डैश आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप सेंटर पे आ गए तो यहाँ पर ग्रेविटी आपकी 0 हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, या हम इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं या ई सब जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जैसे आप कहते हैं कि कोई अगर हीटर गर्म हो रहा है तो एक दूरी तक आप उसकी गर्मी महसूस करते हैं, कुछ दूरी पर गर्मी महसूस नहीं करते, एकदम उसके पास लगे तो हाथ आपका जल भी सकता है, तो उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, या फिर ये कहें इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी को दिया जाता है, इसकी संख्या है g इंटू एम बाय आर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ होता है। ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन मीटर है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका LT-2 है। तो ग्रेविटेशनल मास mg, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बताते हैं, यानी कि अगर हम मास निकालना चाहें तो वो होगा वेट जो बॉडी का है, साथ में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तरीके से निकलता है। या आप कहें वेट इक्वल टू mg, यहीं से निकाला गया है ये, और ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही आया है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसको फोर्स बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब हर एक बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी या प्लैनेट, हर एक का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे, इधर ले इधर ले इधर ले, वो किसके बराबर होता है, जितना काम किया गया, जितना वर्क किया गया पर यूनिट मास, मतलब वर्क पर यूनिट मास, ताकि उस बॉडी को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाया जा सके। इसको हम Vg से रिप्रेजेंट करते हैं, V सब G है ये। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ये वर्क डन आपने किया पर मास, मतलब माइनस जी एम बाय आर। ऐसा यूनिट इसकी जूल पर केजी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका L⁻³ R⁻²। क्योंकि वर्क ऑब्टेन किया जा रहा है, वर्क किसी चीज के अगेंस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव आता है, ये जो नेगेटिव साइन आप देख रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड में वो किसके बराबर होती है, कितना काम किया गया उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक काम है, एक एनर्जी है, कितना काम किया गया, वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। जो नेगेटिव साइन इसमें बताया जा रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी अगर दूरी बढ़ेगी, जितनी दूरी कम होगी उतनी ये इंक्रीज होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के हिसाब से, अगर कोई एक आप हाइट ले तो कैसे निकाली जाती है, यू एच, अगर यू सब एच हम निकालना चाहें तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, साथ में एच जोड़ देंगे, इसकी संख्या इस तरीके से भी बनेगी। सैटेलाइट वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवन मतलब हम लोग बोलते हैं स्वर्ग। तो जो हमको यूनिवर्स में दिखते हैं, अगर आप अपने घर के बाहर भी खड़े हो जाएं तो भी आपको तारे और बहुत सारी चीजें दिखती रहती, वो सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो हेवनली ऑब्जेक्ट
किसी प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं, जैसे जैसे ये सन है, इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है, बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और इस अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो ये इसका सैटेलाइट हुआ, ये इसका सैटेलाइट हुआ। तो दो टाइप के सैटेलाइट है, एक तो नेचुरल है जो मैं आपको बता रहा हूं, सन अर्थ, और मून, सन भी किसी के अक्रॉस घूम रहा है। इसी तरीके से हमारे पास मैन मेड है जो हम भेजते हैं किसी स्पेसिफिक कारण के लिए, किसी कारण के लिए, चाहे हमको अर्थ ऑब्जर्वेशन करना हो, चाहे हमको कुछ मैपिंग करनी हो, चाहे हमको कम्युनिकेशन करना हो। तो टाइम पीरियड क्या होता है सैटेलाइट का, t इक्वल टू 2π√r³/gm, 2π√r+h⁴/g, जिसमें g को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप अर्थ सरफेस के करीब बात करें, बिल्कुल नियर सरफेस, नियर बात करें, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें हम h हटा देंगे बस। 2π√r, क्योंकि हाइट जो होती है वो बहुत नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। अगर 6400 किलोमीटर के सामने मैं 200 किलोमीटर रख दूं तो ये बहुत कम होगा, है ना। तो इसलिए मैं इसको हटा सकता हूं, ये मैं 800 भी लिख दूं, 800 किलोमीटर भी लिख दूं तो भी हटाया जा सकता है एक बार के लिए। तो नियर के लिए 2π√r³/gm, इस ये जो r तब्दील हो गया वो किससे तब्दील हो गया, जो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस तरीके से एक संख्या बनेगी, अगर इसमें प्रॉपर वैल्यू डालें 2π√r/g, r हमको पता है रेडियस ऑफ अर्थ, g हमको ग्रेविटी पता है अर्थ की, तो ये दोनों वैल्यू रखें और 2 × पाई, पाई को 22/7 रखें तो 84 मिनट आ जाएगा। ये जो आप p इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं वो आपका एवरेज डेंसिटी है अर्थ की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है और एक आपका पोलर सैटेलाइट होता है। इसका अंतर समझिए। अर्थ इस तरीके से है, ये इक्वेटर है, और ये आपका, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये आपका पोलर प्लेन हो गया। यहां पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आपका इक्वेटर है। जो सैटेलाइट इसके अराउंड घूमता है, किसके अराउंड, इक्वेटोरियल प्लेन में, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके अराउंड घूम रहा है, उसे हम जियो स्टेशनरी या पार्किंग सैटेलाइट होता है। लेकिन इसमें और कुछ भी, और कई चीजें हैं, मैं बताता हूं अभी आपको। पहले समझिए कि इसका डायरेक्शन या मूवमेंट कैसे होता है। जो पोलर सैटेलाइट है वो यहां घूमते हैं, इस प्लेन पे, ये जो प्लेन है, मतलब वो इस तरीके से घूमते हैं, ये अंतर है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम पार्किंग सैटेलाइट भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि आप यहां, ये यहां पर है, ये अगर आप यहां खड़े हैं, यहां खड़े, यहां खड़े, तो आपको हमेशा ये सैटेलाइट हमेशा फिक्स दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि ये चल ही नहीं रहा है, घूम ही नहीं रहा है, बिल्कुल सामने खड़ा हो, सामने लगा हुआ है। होता ये 36,000 किलोमीटर पे है, लेकिन आपको फिक्स दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि जितने समय में अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे, उतने समय पे ये एक रेवोल्यूशन कर लेता है। इसका मतलब कि जो हाइट है उसकी अर्थ सरफेस से वो 36,000 किलोमीटर है, और एक जो सैटेलाइट है जो फिक्स दिखता है किसी डेफिनेट हाइट पे, अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है अर्थ पे, उसको लगेगा कि ये स्टेशनरी है। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, इसीलिए हम इसको रुका हुआ सैटेलाइट कहते हैं, पार्किंग सैटेलाइट कहते हैं। ये पार्क्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट एक स्पेसिफिक वैल्यूज दी गई है जिसके हिसाब से ये घूम रहा है, लेकिन हमको फिक्स दिखता है। तो हाइट इसकी 36,000 किलोमीटर है, रेडियस इसके ऑर्बिट का करीबन 400 किलोमीटर है, और टाइम पीरियड इसका 24 घंटे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड वही है जिस टाइम पीरियड पे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी 3.1 किलोमीटर पर सेकंड है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी 2π/24 से निकाले तो ये संख्या आती है। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे घूम रहे हैं, दे रिवॉल्व अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटर वाले प्लेन पे ये घूमते हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी है सैटेलाइट्स की, इस सैटेलाइट की या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही है जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की उसके एक्सिस पे घूमते समय। इसीलिए दोनों का ओमेगा मैच करता है, और एक का ओमेगा जो है वो ऑर्बिटल है, एक का जो मोमेंटम, जो दूसरा अर्थ का अगर देखें तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी एक्सिस पे है, अपनी धुरी पे घूमने वाली, और वो उसके ऑर्बिट पे घूमने वाली। तो ये सैटेलाइट हम मेनली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज स्टेशनरी है, यहां से आप डेटा भेज दिए, यहां से डेटा आ जाएगा। अगर ये घूमते समय इधर चला गया तो यहाँ वाले कैसे बात करेंगे? इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम, जैसे आप इंडियन की बात करें तो इनसेट 2B 2C इनसेट सीरीज जो है वो सारे के सारे आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। पोलर सैटेलाइट की बात करें तो पोलर सैटेलाइट, पोलर, ये पोलर रीजन में घूमता है, यानी कि पोलर प्लेन में घूमता है। ये ऑर्बिट
आपके पोलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पोलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट होती है जो इक्वेटर से, ये अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये 90 डिग्री बनाती है। जो हाइट है अर्थ पे करीबन 880 किलोमीटर होती है इनकी। टाइम पीरियड 84 मिनट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एंगुलर वेलोसिटी करीबन आप 2π/84 से निकाल लीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास है ही, और ये रेडियन में निकाल सकते हैं। ये पोलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये यूज होते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ये यूज होते हैं कोई एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, मैपिंग के लिए। तो जो PSLV है इंडिया के हिसाब से बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये सारे आपके पोलर सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में डालते हैं, अपनी ऑर्बिट में डालते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये इस तरीके से घूमता रहता है, और जैसे ये घूमता रहता है ना, तो अर्थ भी घूमता रहता है। तो एक समय में हो सकता है ये इंडिया का ले रहा हो, जैसे जब दूसरा घूम गया तो हो सकता है पाकिस्तान का ले रहा हो, फिर और ये घूम गया तो कुछ और लेफ्ट में जो पाकिस्तान के आते हैं उसका ले रहा हो। तो ये अर्थ इस तरीके से एक्सिस में रोटेट कर रहा है और ये इस तरीके से घूमते जा रहा है, तो पूरे अर्थ को ये कवर कर लेता है, और ये 84 मिनट में एक धुरी पूरी करता है, एक आपका रेवोल्यूशन पूरा करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट की, वो मिनिमम वेलोसिटी है जो वेलोसिटी इसको दी जाए ताकि सैटेलाइट अब अर्थ के ऑर्बिट में आ जाए। यानी अगर अर्थ है और किसी को इसका ऑर्बिट करवाना है तो आपको इसको कोई मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वही होती है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V sub O से, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की। ये √G/m/r से दी जाती है। एक और एक्सप्रेशन है, कैपिटल R बाहर लीजिए, √G/r+h। h हाइट है, R रेडियस ऑफ अर्थ है, और m मास है प्लैनेट का। ये अर्थ के लिए नहीं है, किसी भी प्लैनेट के लिए आप कर सकते हैं। और जैसे बताया कि अगर ये करीब हो अर्थ के तो इस हाइट को हम हटा सकते हैं, इस हाइट को हटा सकते हैं, तो R ले सकते हैं इस स्मॉल r को इस केस में। तो नई ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम यहां पर इसको हटा दें तो क्या बनेगा, जो V ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो √Gr बनेगा। मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि यहां h को 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा √G/r, यहां बाहर r है ही है, इसको अंदर ले आइए r², r कैंसिल, √Gr, V0 हो जाएगा √Gr। ग्रेविटी पता है, रेडियस पता है, वैल्यू रखिए 7.92 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आपका। जब अगर V स्पीड है सैटेलाइट की ऑर्बिट में और V sub O आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो कि मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो ऑर्बिट में आप ला सके, तो तीन चीजें बनती है। अगर V जो वेलोसिटी है वो कम है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो सैटेलाइट एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा और वो वापस गिर जाएगा अर्थ पे। अगर V आपकी जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो बराबर है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूमेगा अर्थ के अराउंड। अगर V आपका V और VE के बीच में है, यानी कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी की है, इसके दरमियान है, बीच में है, तो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और अगर E से ऊपर निकल गया तो वो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की अगर वो ऑर्बिट में है, हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी चीज की, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है G कैपिटल M/2r, पोटेंशियल एनर्जी हम देख चुके हैं -G कैपिटल M/r, इन दोनों को जोड़िए तो ये एनर्जी होती है टोटल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की -G कैपिटल M/2r। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऐसी होती है, वो एनर्जी होती है कि अगर आप ये एनर्जी दे दें तो जो ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट वो अपनी ऑर्बिट से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट जिसका मास m है उसको हम संख्या देते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/2r। ये प्लस में इसलिए है क्योंकि आप देखिए ये एनर्जी इतनी है, इतनी ही एनर्जी प्लस में इसको देंगे तो ये आपके ऑर्बिट से उखड़ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ऐसी वेलोसिटी जिससे एस्केप हो जाए। कहां से एस्केप करना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो ये एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए, भेजा जाए, फेंका जाए अर्थ सरफेस से, यानी कि यहां से फेंका जाए, भेजा जाए। अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से ये बाहर चला जाए और कभी वापस ना आए, इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की V sub E, ये सबस्क्रिप्ट है E, √2
कैपिटल G कैपिटल M बाय R, ये √2GR, ये भी इसका एक्सप्रेशन है। तो एस्केप वेलोसिटी ना तो मास, ना शेप, ना साइज, इन किसी पे भी, साथ में जो डायरेक्शन है प्रोजेक्शन का उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। एस्केप वेलोसिटी अर्थ की है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बाकी एस्केप वेलोसिटी पता करना चाहें तो मून की 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, मर्क्यूरी की 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थ की जैसे अभी बताया 11.2 है, जुपिटर की 60, सन की 618 और न्यूट्रॉन स्टार की 2 इंटू 10 की पावर 5 यानी 10 की घात 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन है वो इस तरीके से है, VE इज इक्वल टू √2V0। यदि वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया गया है U, ये बराबर हो जाती है इसके, VE बराबर हो जाती है V0 के, या V0 कहें या VO कहें क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है। और अगर हम ये कहें कि जो वेलोसिटी जिससे भेजा हुआ है वो अगर VE के बराबर हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो एस्केप कर जाएगा, एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वो अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाएगा। यदि जो प्रोजेक्शन है U वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, V इज ग्रेटर देन VE, तब ये एस्केप करेगा हाइपरबोलिक पाथ में। तो ये जो V और VE या V और VE में बराबर और ज्यादा का जो रिलेशन है वो पाथ डिसाइड कर रहा है, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। वेटलेसनेस ये होती है कि जैसे आप झूले में झूलते हैं, एक ऊपर जाके एक ऐसा मौका आता है जहां पर आपको आपका जो जिसे कहते हैं कलेजा मुंह को आता है, आपको लगता है कि वेटलेसनेस हो गई है। तो कई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका इफेक्टिव वेट, आपका खुद का वेट आपको 0 लगने लगेगा। तो वेटलेसनेस जैसे आप किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं अर्थ की तरफ और फॉलिंग फ्रीली, यानी आप बस गिर रहे हैं तो आपको वेटलेसनेस फील होगी। एक स्पेस क्राफ्ट है या सैटेलाइट है, उसके अंदर आपने देखा होगा जो स्पेस क्राफ्ट में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो बस तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर उनको वेटलेसनेस फील होती है। अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ किसी तरीके से पहुंच जाए यहां आप वेटलेस हो जाएंगे, या कोई लिफ्ट खराब हो गई या कोई बॉडी लिफ्ट में रखी है और लिफ्ट गिर रही है नीचे तो वो बॉडी भी वेटलेसनेस फील करेगी। केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर साहब ने 3 लॉज दिए, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलिवेंट। पहली चीज उन्होंने कही कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर में नहीं घूमता, इलिप्टिकल में घूमता है। और कोई भी इलिप्स के बारे में बात करें तो ये इलिप्स है, इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस को हम कहें कि ये 2a है तो सेमी मेजर एक्सिस होगी a। इसी तरीके से यहां से यहां तक जो माइनर एक्सिस है वो अगर माने 2b तो सेमी माइनर एक्सिस होगी b। तो जब कोई भी प्लैनेट घूम रहा होता है तो इस इलिप्स के 2 फोकस या फोकाई होते हैं। एक पॉइंट पे सन होगा और दूसरे इस जो ये धुरी है या फिर ये कहें जो ये परिधि है इस पे आपका सैटेलाइट घूम रहा होगा। तो एक फोकस पे सन होगा, जहां पर ये ऑब्जेक्ट या प्लेनेट सन के करीब होगा उसको हम पेरिजी कहते हैं, जहां पर ये सबसे दूरी पे होगा इसको हम एपोजी कहते हैं। इसको हम पेरिहीलियन और एपहीलियन भी बोलते हैं। ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर लॉ। केपलर लॉ का जो दूसरा लॉ है उसे हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए टाइम टी में एक प्लैनेट यहां से यहां गया, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। वही टाइम में प्लैनेट यहां से यहां गया, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर एक टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा और दूसरे टाइम में वो यहां से यहां पहुंचा तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होंगे। यानी कि जो रेडियस वेक्टर है अगर ये बनाया जाए सन से लेकर प्लैनेट पे तो इक्वल एरिया होंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। टाइम अगर सेम है तो इक्वल एरिया होंगे। जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहेगी। तो एरियल वेलोसिटी दी जाती है dA/dt L/2m, ये कांस्टेंट होती है। इसका मतलब अगर A से B गए उस टाइम पे और C से D गए तो ये 1 और 2 आप जो देख पा रहे हैं ये दोनों एरिया सेम होंगे। जहां पर ये L एंगुलर मोमेंटम है, M आपका मास है प्लैनेट का।
लॉ ऑफ पीरियड, ये तीसरा और इंपॉर्टेंट लॉ है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी कि टाइम पीरियड जो स्क्वायर है टाइम पीरियड का रेवोल्यूशन का प्लैनेट सन के अराउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो क्यूब है सेमी मेजर एक्सिस का। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो यहां से यहां तक है इसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ए क्यूब से। अगर दो टाइम लें T1 और A1 और दो अलग अलग ले लें T2 और A2 क्यूब, दोनों को डिवाइड करें, T1 बाय T2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 बाय A2 होल क्यूब। यहां पर ध्यान रखिएगा कि A आपका सेमी मेजर एक्सिस है इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम रिवाइज करना चाहेंगे, एक मिसाइल को अगर लॉन्च किया गया जिसकी वेलोसिटी कम है इसके वेलोसिटी से, उसको इसका वेलोसिटी कम रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वरना वो एस्केप कर जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लेंगे वो नेगेटिव होगा। जो ऑर्बिटल स्पीड है जुपिटर की, वो ऑर्बिटल स्पीड अर्थ से कम है। अगर बॉम्ब मून पे जाके एक्सप्लोड होता है तो आप उसकी साउंड नहीं सुन पाएंगे। एक पानी की बॉटल है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की बॉटल है, उस पर एक कॉर्क लगा दिया आपने, उसको मून पे ले गए, अगर आप कॉर्क को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी बॉईल हो रहा होगा। कोई भी सैटेलाइट जो नियर सरफेस पे है, मतलब अर्थ के करीब है, ऑर्बिट वेलोसिटी उसकी तकरीबन होती है, सब अप्रोक्सीमेट है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम है 84 मिनट, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2π/84 से अगर हम ये 84 हमारे पास दिया है तो 0.00125 रेडियन पर सेकेंड आता है। अगर इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों को हम देखें तो इनर्शियल मास आपका फोर्स बाय एक्सेलरेशन होता है F/a, ऐसी ग्रेविटेशनल मास होता है वेट बाय a, लेकिन a यहां पर g है। ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में। और ग्रेविटेशनल मास जो होता है वो क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो ये चेंज होता है, लेकिन इनर्शियल मास कभी भी चेंज नहीं होता, ये अनअफेक्टेड रहता है दूसरी बॉडी के प्रेजेंस पे भी। क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन की बात हो रही है तो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगने लगेगा, इसलिए इनर्शियल मास कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। समराइज करते हैं, जो न्यूटन लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, वो ये बोलता है कि जो फोर्स है दो पार्टिकल m1 और m2 के बीच में, अगर हमने दो पार्टिकल लिया, इसको m1 कहा, इसको m2 कहा, और ये r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास दोनों के मास से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके दूरी के स्क्वायर से। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये g आता है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू है 6.672 इंटू 10⁻⁻11। एक लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो अगर हम रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहें किसी पार्टिकल पे, जैसे आपके अलग अलग मासेस, एक पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पर एक m1 है या m2 है, अलग अलग m3, ऐसे बहुत सारे मान लीजिए mn तक, तो उसमें उनसे जो फोर्स लग रहा है तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अगर ये F1 इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या F2 कर रहा है, इस तरीके से ये Fn कर रहा है, तो और जो मास है m1 m2 mn कर रहे हैं इस पे फोर्स, तो हम इसको सुपरपोजिशन लॉ से हम ये देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा Fr वो F1 से लेकर Fn का जोड़ होगा, यानी कि समेशन कर सकते हैं i से लेकर n तक Fi का, जहां पर सिग्मा आपका समेशन है, जोड़ है। इसी को ये हम ला पा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। केपलर मोशन, सारे जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सन एक फोकल पॉइंट पे होता है। जो रेडियस वेक्टर है अगर हम ड्रॉ करें सन से लेकर उस प्लैनेट पे, और वो किसी टाइम इंटरवल पे कोई एरिया स्वीप करता है, कोई एरिया कवर करता है, तो वो उसी टाइम इंटरवल पे सेम होगा, यानी कि एक टाइम इंटरवल पे उस पूरे ऑर्बिट पे अगर हम इसको ज्वाइन करें, ये रेडियस वेक्टर यहाँ पर अगर मान लीजिए सन है, तो इसको ज्वाइन करें एक टाइम इंटरवल के लिए, इसको ज्वाइन करें टाइम इंटरवल के लिए, तो ये दोनों एरिया सेम होंगे। जो स्क्वायर होता है आपके ऑर्बिटल पीरियड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब सेमी मेजर एक्सिस का इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जो टाइम और रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, जो प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, उसको हम दिखाएंगे t² = 4πr² g/ms r³। इसमें ms जो देख रहे हैं वो मास ऑफ सन है, और जितने भी प्लैनेट हैं वो तकरीबन सर्कुलर ऑर्बिट सन के अराउंड घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो क्वेश्चन या कहें कि इक्वेशन है, ये वैलिड रहेगी अगर आप r को रिप्लेस कर दें a से, r³ अगर a³ हो जाए।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक हमारा अर्थ है, इसकी हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट देखें या इसके अंदर जाए हम सेंटर ऑफ मास की तरफ, तो यहाँ क्या है, इसको मैं h बोलता हूँ, इसको d बोलता हूँ। तो अगर हाइट h पे है तब क्या होगा, डेप्थ d पे है होगा तो क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी हाइट का फंक्शन है, ग्रेविटी रिड्यूस और इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो इसका एक्सप्रेशन है g इंटू एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अगर h बहुत कम है आर ई से, यानी कि हाइट निग्लेक्ट कर सकते हैं आप रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में, तो ये इक्वेशन आपकी हो सकती है g इंटू एम ई बाई आर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। h जो हाइट पे है और जीरो जो इस हाइट पे जो चीज है और जो जीरो मतलब यहाँ सरफेस पे है, उसका रिलेशन है जी एच इक्वल टू जी जीरो 1 माइनस 2h बाई आर ई। यहाँ पर जी जीरो है क्योंकि इस पॉइंट की बात हो रही है, तो जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर h जीरो रख दे तो अपने आप आपको ये मिल जाएगा। अगर डेप्थ की बात करें, अंदर की तरफ जाएं अर्थ की तरफ, तो जो डेप्थ के हिसाब से चेंज होता है वो है जी एम ई आर ई 1 माइनस डी बाई आर ई। डी ये डिस्टेंस है जितनी दूरी आप चले, और आप देखें अगर मैं d और आर ई को बराबर कर दूं तो ये जी डी जीरो हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे आपकी ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दो पार्टिकल अगर वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको दिया जाता है v इक्वल टू माइनस साइन देखिए g इंटू एम वन एम टू बाई आर। यहाँ पर v हो जाएगा जीरो, अगर आप r इनफाइनाइट यहाँ पर इनफाइनाइट रख दें तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है जो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो सम होता है एनर्जी बाकी सब पार्टिकल को अगर एक साथ ले, यानी कि हर एक पेयर रिप्रेजेंट करता है इसमें एक एक पेयर m1 m2, हर एक पेयर है m1 m2 m1 m2, ऐसे हर एक पेयर का लेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लेके आते हैं। अगर किसी भी एनर्जी की बात करें तो वो सम किसका होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मास m है, वेलोसिटी v है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, और एक कैपिटल मास के अराउंड ये चीज है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस पार्टिकल की क्या हो जाएगी, E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम कैपिटल एम एम बाय आर। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम है इस काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यदि m घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और रेडियस a है, उस m के अबाउट घूम रहा है, और जो मास है बड़े ऑब्जेक्ट का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू छोटे वाले के, तो टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी, E इक्वल टू माइनस जी एम कैपिटल M स्मॉल m बाई 2a। ऐसे ही जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग देखा जाए तो k g कैपिटल M m बाई 2a, v आपका g कैपिटल M m बाई a, इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो आपको इसी तरीके की वैल्यू मिलेगी। जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के सरफेस पे, अगर कौन सी ऐसी वेलोसिटी दी जाए जिससे ये अर्थ के फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए और कभी दोबारा ना आए, वो v है 2 इंटू जी एम ई बाई आर ई अंडर रूट, या इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 जी आर ई, ये g और आर ई हमको सब पता है, 2 पता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ये ग्रेविटी है, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। जो पार्टिकल है, अगर हम एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल लें या सॉलिड स्फीयर लें, देखिए इस तरह की बात हो रही है, एक में हमारा स्फेरिकल शेल है, एक में ये भरा हुआ है, तो हमारे पास एक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका प्रॉपर है, तो जो स्फीयर अट्रैक्ट करेगा किसी पार्टिकल को, जो अपने तरफ खींचेगा, तो मास जो है वो मानेंगे कि ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, चाहे वो स्फेरिकल शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो। अगर एक पार्टिकल अंदर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो सेंटर पे ही है। अगर वो पार्टिकल अंदर है किसी सॉलिड स्फीयर के, तो जो फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा होगा वो कहां लगेगा, स्फीयर के सेंटर की तरफ। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है स्फेरिकल मास किस तरफ होगा, पार्टिकल, स्फेरिकल मास इंटीरियर टू पार्टिकल, उसकी तरफ एक्सर्ट हो रहा होगा फोर्स। जियो स्टेशनरी या जो हम यूज करते हैं जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए, वो उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जो इक्वेटोरियल प्लेन के अराउंड है, और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इसका करीबन 4.22 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर है अर्थ के सेंटर से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से दिया जाता है, डायमेंशन और यूनिट आपके सामने है, इसका जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जूल में दी जाती है, क्योंकि एनर्जी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v, और क्योंकि ये r यानी कि फंक्शन है r का, तो माइनस जी कैपिटल M m बाई आर से दी जाती है। नेगेटिव साइन देखिएगा, स्केलर है ये। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये भी माइनस जी एम बाई आर है, ये भी स्केलर है,
और ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल U और ब्रैकेट में R, क्योंकि ये भी फंक्शन है इस R का, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ये R पे ये फंक्शन है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I से रिप्रेजेंट किया जाता है या E सब G से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये gm/r² है, r कैप बता रहा है कि ये वेक्टर है। तो ये बात हुई ग्रेविटेशन की चीजें हमने समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।